नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली जा रहे किसानों की शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ झड़प के बाद दिल्ली की सीमाओं पर कड़ा पहरा कर दिया गया है। हरियाणा पंजाब की सीमा पर पुलिस के साथ झड़प को देखते हुए टिकरी बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही बॉर्डर के पास की गलियों को भी बंद किया गया है। दिल्ली का टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से सील है। कि केंद्र सरकार से बात हो तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। सुनिए चौधरी नरेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। नहीं, यूनियन की तो भूमिका ठीक है, उसमें जा रहे भारतीय किसान यूनियन सब जितने भी संगठन है सब जा रहे, उसमें सबका सहयोग है और सबके सहयोग तो ही काम चलेगा। इसमें कोई ऐसी हुआ नहीं है बात अकबर कोई इसमें कोई किसी संगठन के अलग अलग हुआ है, सब संगठन एक है। मांग क्या है टिकैत साहब? मांग तो जब उसमें जो आंदोलन चला था 13 महीने का, इसमें मांग तो मुख्य तो वही है एमएसपी की। और जो अलग अलग स्टेटों के अलग अलग हुआ है, वो तो जो संयुक्त मोर्चे का जो वो है एक मांग है, तो पूरे भारत की जो दिक्कत है, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की हुआ है, कहीं बिजली के, यहाँ से मध्य उत्तर प्रदेश में आलू की दिक्कत है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आलू की है, आवारा पशुओं की है। तो यही है समस्या, तो जो समस्या तो सबकी एक ही है। प्रोग्राम तो बस वही है, तो पूरे भारत का ही है बंद का वो, और उसमें थोड़ा सा ही रहेगा, ज़्यादा नहीं। उसमें हम ये चाह किसी को कोई परेशानी ना हो, और हो सके किसी को कोई थोड़ी घनी दिक्कत हो, पर हम इसमें सब है वो रखेंगे। स्कूल का भी टाइम नहीं रहने का, उसमें भी और है किसी मरीज को, किसी कोई मिलिट्री का हॉस्पिटल की वो है बातचीत, मिलिट्री की गाड़ी की है, सरकारी वाहन की है, बारात की है, कोई मरीज है, तो सब है। इस तरह छूट रहेगी उसमें। सरकार किसानों का नाम तो ले रही, पर इबिया 2024 के चुनाव आ गए ना, सब है यही सूद हो रही है भाई, इबिया किसानों की भी सूद ले और की भी सूद ले, पार्टी में किसी पार्टी में तोड़ा फोड़ी भी है, गठबंधन की भी बात करें, तो सारी इसी रहे। आखिर को ये सारे 5 साल होने के इलेक्शन होने के बाद में ये इस बात का नहीं ध्यान रखो जा। और बनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां नया पुलिस थाना खोलने की घोषणा की थी, जिसके 24 घंटे के अंदर ही अतिक्रमण स्थल पर नैनीताल पुलिस ने पुलिस चौकी स्थापित कर दी है, जिसका उद्घाटन हिंसा के दौरान घायल 2 महिला उप निरीक्षकों से कराया गया। इस दौरान पुलिस डीआईजी कुमायूं परिक्षेत्र योगेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। चलिए आपको सुनाते हैं सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या ऐलान किया था, जिसे 24 घंटे में पूरा किया गया। ये जो बनभूलपुरा है, ये बनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों की यात्रा के बीच संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। इस दौरान उनका अबू धाबी में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर दोनों देशों के संबंधों में एक अद्भुत क्षण बताया। उन्होंने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी बुधवार को स्वामीनारायण संप्रदाय की बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और वहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर बीते 606 दिनों से प्रदर्शन कर रहे 6,800 शिक्षक अभ्यर्थी मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर खूब नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों की सरकार की तरफ से अनदेखी की गई। इसको लेकर वह बीते लगातार 2 साल से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और अभी तक 1 फरवरी को ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर मांगों पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जिले हूँ। आपने अभी अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि किस तरह हम लोग का जहाँ 3 साल विद्यालय में होना चाहिए था, जिनको जेल में होना चाहिए था, वो आराम से मौज आलीशान जिंदगी काट रहे हैं। हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी की हरकत और विभाग में बैठे हुए अधिकारियों का भुगतान आज अभी देखिए प्रशासन के माध्यम से पता चला, कह रहे हैं कि नहीं है, कैसे मिलवा दें। बताइए क्या है, हमारी गुनाह क्या है? हमारा गुनाह सिर्फ यही है ना कि हम पिछड़ और दलित हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 दिसंबर 2021 को 5 डेलीगेशन टीम से मुलाकात हुई थी। कोई हवा में हमारी लिस्ट नहीं थी। हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमने बेसिक नियमावली 1994 के तहत जिस तरह से हमारा पैरवी होना चाहिए, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग का मीटिंग हुआ था। और अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि मौर्य सपा से एमएलसी बने रहेंगे। मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम लिखा त्यागपत्र सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। उन्होंने कहा कि वह बिना पद के भी पार्टी को मजबूत करने के लिए तत्पर रहेंगे। और लखनऊ में हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना में विकास के कार्यों में रोड़ा बने अवैध निर्माणों के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सेक्टर 1 में प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर विभिन्न लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनी 1 दर्जन से अधिक दुकानों, गोदाम, बाउंड्री वॉल और कई बड़े मकानों को जमींदोज कर दिया गया। अभियान में लगभग 1 लाख वर्ग फीट जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। और वहीं यूपी में लोकसभा चुनावों से पहले यहां गठबंधन के समीकरण रोज नया रंग बदल रहे हैं। तो वहीं सपा सुप्रीमो भी पीटीए को पीछे छोड़ धर्म की शरण में पहुंच रहे हैं और सपा कार्यालय से लेकर इटावा तक शालिग्राम की शिला को विधि विधान के साथ पूजकर सबकी सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि राम मंदिर जाने से गुरेज करने वाले सपाइयों को आखिर भगवान शालिग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव में वो राम नाम के साथ उतरेंगे। तो वहीं यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए पीडीए यानी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देने वाले अखिलेश यादव अपने एजेंडे से थोड़ा भटकते हुए राम की काट शालिग्राम से करने की मूड में है। यानी जाति को आगे बढ़ाने का नारा अब धर्म में बदल रहा है। मुद्दों की सियासत में आस्था का संग्राम हो रहा है। बीजेपी के राम तो अखिलेश यादव के शालिग्राम। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब मुद्दों पर आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसमें अखिलेश यादव पीडीए के तड़के वाले फॉर्मूले में आस्था को घोल रहे हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भगवान और हिंदू पूजा पद्धति पर सवाल करते हैं, अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा को घेरते हैं, तो वहीं सपा दफ्तर में अखिलेश यादव शालिग्राम का दिव्य दरबार सजा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव
इटावा लॉइन सफारी के पास केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। करीब 10 एकड़ में बन रहे इस मंदिर के लिए नेपाल से शालिग्राम की शिला मंगवाई गई है। मंगलवार को शालिग्राम शिला की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यालय में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए कहा कि श्री शालिग्राम भगवान का आगमन देश प्रदेश के लिए शुभ हो और जन मन के लिए कल्याणकारी हो। इस पावन कामना के साथ हृदय से स्वागत है। सवाल ये है कि जातिगत मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव को आखिरकार क्यों जरूरत पड़ गई ये बताने के लिए कि वो हिंदू हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदू धर्म, देवी देवताओं और हिंदू पूजा पद्धति पर सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि 2022 में बीजेपी के राम की काट अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम से करने की कोशिश की थी। सपा के दिग्गज ब्राह्मण नेता संतोष पांडे ने लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर भी बनवाया। अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना भी की, लेकिन ब्राह्मण वोटरों पर फरसे का रंग चढ़ा नहीं। सीटें तो बढ़ी, लेकिन सत्ता भगवाधारी योगी को मिली और अखिलेश यादव ने अपना फोकस पीडीए फॉर्मूले पर कर दिया। लेकिन 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनता के दिमाग पर चढ़ी धार्मिक खुमारी को भांपते हुए अखिलेश यादव फिर से आस्था के रास्ते पर निकल चुके हैं। अब वो भगवान भोलेनाथ की शरण में हैं। फिलहाल पीडीए के साथ धर्म ध्वजा उठाने वाले अखिलेश यादव को प्रसाद स्वरूप कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जेएसएससी पेपर लीक मामले में जो है सीबीआई की जांच की आज से क्या चंपई सरकार बच रही है। जहां जेएसएससी पेपर लीक में खड़े हुए सवालों का जवाब झारखंड की आवाम जानना चाहती है। वैसे तो इस मामले में विधानसभा के अपर सचिव मोहम्मद शमीम और 2 बेटे गिरफ्तार किए गए हैं। बाकायदा इसके पास से कई ब्लैंक चेक के साथ कई एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। लेकिन आलम यह है कि एसआईटी जांच पर ना तो विपक्ष में बैठी बीजेपी को यकीन है और ना ही आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को। हैरत की बात यह है कि सरकार की हर नाकामी को जोर शोर से उठाने वाली बीजेपी भी इस मामले में मौन है। झारखंड में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की चिंगारी अब राजभवन तक पहुंच गई है। स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में विस्तृत जानकारी दी। वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि लीक के गुनाहगारों पर शिकंजा कब तक कसेगा। जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ शमीम और उनके 2 बेटे शहजाद और शाहनवाज को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अवर सचिव प्रश्न पत्र लीक मामले में इनकार कर दिए, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जेएसएससी में बहाली के लिए हर एक अभ्यर्थी से 27 लाख रुपए का सौदा तय हुआ था, लेकिन किसी से पैसे की रकम नहीं ली गई थी, बल्कि गारंटी के तौर पर बदले में 4-5 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, स्कूल कॉलेज का ओरिजिनल अंक पत्र और मोबाइल फोन इन लोगों को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। एसआईटी की छापेमारी में अवर सचिव के बेटे ने अभ्यर्थियों से व्हाट्सएप पर चैटिंग भी की थी। कुछ चैट को लोगों ने डिलीट भी कर दिया था। अब इस मामले में हो रही राजनीति पर भी बात करते हैं। सरकार की हर नाकामी को जोर शोर से उठाने वाली बीजेपी भी इस मामले पर चुप्पी रखे हुए है, जो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। छात्र परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, राजभवन तक गुहार लगा चुके हैं। आजसू की तरफ से और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है, लेकिन अब तक बीजेपी का कोई भी नेता आजसू के साथ मिलकर आंदोलन को बढ़ाते हुए नजर नहीं आया। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है और सीएम ने जांच को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने का भरोसा दिया है। एसआईटी गठन के वो अपना काम में लगे हैं और काम में लगे हैं, कुछ प्रोग्रेस भी होते जा रहा है।
हाँ, हम समझते हैं बहुत जल्दी और आगे और कुछ प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल मामला गर्म है और छात्र लगातार इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन विपक्ष में रहकर सरकार से सवाल करने वाली बीजेपी की खामोशी इस मामले में कई सवाल खड़े कर रही है। साथ ही ये मामला अब कहां जाकर रुकेगा, छात्रों को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा ने विशेष सत्र के बाद अब बजट सत्र की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार फिर बजट सत्र में राज्य की मूल अवधारणा के विपरीत कार्य हो रहा है। सरकार ने जब गैरसैंण में बजट सत्र आहूत करने का निर्णय लिया तो फिर सरकार के पास विधायकों ने सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में आहूत करने की मांग की है, जो गैरसैंण को फिर गैर बना रही है। माननीयों को ठंड का डर, गैरसैंण की मुश्किल डगर, दून में हो सत्र, स्पीकर को लिखा पत्र। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, लेकिन पहाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि ही पहाड़ को गैर समझने लगे हैं। और ये हम नहीं बल्कि उत्तराखंड विधानसभा के माननीय विधायक कह रहे हैं, जिन्हें पहाड़ नहीं चढ़ना है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जल्द होने जा रहा है, लेकिन सत्र से पहले ही सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों के विधायकों ने सरकार को लिखित पत्र भेज गैरसैंण में न जाने की इच्छा जाहिर की और बजट सत्र को देहरादून में आहूत करने की मांग कर डाली है। आलम यह है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, वो बता रहे हैं कि उनके पास विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र पहुंचा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक गुहार लगा रहे हैं कि गैरसैंण में ठंड है, इसीलिए दून के खुशनुमा मौसम में ही सत्र का कामकाज निपटा लिया जाए तो बेहतर होगा। देखिए, जिस प्रकार से हमारा अब बजट सत्र बहुत जल्द हम लोग लाने वाले हैं और सरकार की इच्छा है कि हम लोग उसे गैरसैंण में लाए, लेकिन इस दौरान कुछ माननीय विधायकों ने लिख के दिया है कि आगामी सत्र जो है वो गैरसैंण के बजाय देहरादून में होगा। तो उसमें लगभग सभी दलों के लोग उसमें शामिल हैं। और चूँकि कई चीज़ें देखी जाती हैं, सामान्य रूप से जब वहाँ पर सत्र होगा, ये बात तो ठीक है, वहाँ बहुत ठंड होगी। गैरसैंण में सत्र को लेकर हो रही सियासत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार की इच्छा है जहां चाहे वह सत्र कराए, जबकि कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी चाहिए। जिस गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, वहां सत्र होना ही चाहिए। देखिए, सत्र कराना ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है और विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे उसका सब लोग चलेंगे। किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है कि बजट सत्र ये अनुपूरक बजट है, बजट सत्र नहीं है। जब बजट सत्र आएगा उस पर इस चीज का निर्णय लिया जाता है। नहीं, देखिए, अब बजट सत्र गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, ये फैसला तो सरकार को लेना है। सरकार जो फैसला लेगी हम उसके लिए तैयार हैं। वो गैरसैंण में जो है बजट सत्र करना चाहते हैं तो हम गैरसैंण जाने के लिए तैयार हैं। विधानसभा सत्र गैरसैंण में हो, इसके लिए पूर्व में सरकार संकल्प भी ले चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार के पास अपने ही बीजेपी के विधायकों के साथ कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का सिग्नेचर किया पत्र पोस्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने देहरादून में ही सत्र कराने की गुहार लगाई है। यानी गेंद अब सरकार के पाले में है कि वो गैरसैंण की दूरी पाटेगी या फिर दून में ही सत्र का कामकाज पूरा होगा। देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।